चलिए स्टार्ट करते हैं। ड्रॉ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मैं रेजोनेंस ही पढ़ा रहा था लास्ट क्लास में। तो कार्बन डाइऑक्साइड के रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या आप एक बार ट्राई कर सकते हो? 1 मिनट ट्राई करो आप लोग अपने कॉपीज में, फिर देखो मैं बताता हूँ कैसा मिलता जुलता है कि नहीं। 1 मिनट ट्राई करो। चलो जिनका हो जाएगा वो बताएंगे। 1 मिनट में दे रहा हूँ। somewhat like this, किसी ने एक स्ट्रक्चर ऐसा बनाया क्या? ये कार्बन डाइऑक्साइड का सिंपल स्ट्रक्चर तो हो सकता है। 4 इलेक्ट्रॉन है तो कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन अपना लगा दिया, ठीक है ना। इसकी 8 तो पूरी हो गई। ऑक्सीजन ने भी 2 दे दिया तो इसके पास भी बचे 4, तो 4 और 4 8, इसके पास भी बचे 4, ठीक है ना। 8 हो गई। ओके, तो ये एक स्ट्रक्चर है कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा स्ट्रक्चर क्या हो सकता है? कार्बन डाइऑक्साइड का तो एक साइड आप ट्रिपल बॉन्ड बनाओ, एक साइड आप ट्रिपल बॉन्ड बनाओ और एक ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम आएगा? जब इलेक्ट्रॉन 3 दे देगा ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के पास बच जाएगी कितनी? और 3 बचेगी, है ना। 3 जब दे दिया तो 3 और बचेगी, तो टोटल इसके पास कितनी है? 2 2 4 2 6 और 3 9, एक एक्स्ट्रा है इसकी तो फुलफिल्ड है। 6 2 8। अब इसने 1 दिया है तो इसके पास बची 1 2 3 4 और एक 5 इलेक्ट्रॉन। बट इसका कितना हो रहा है? 5 6 7, 7 ही हो पा रहा है इसका। तो इस कंडीशन में क्या होगा? ऑक्सीजन 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, उधर शिफ्ट कर देगा। तो ऑक्सीजन 1 इलेक्ट्रॉन अपना निकालता है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगी और एक इसको दे देता है। तो 2 2 4 2 6 2 8 इसकी फुलफिल्ड। इस पे एक नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पे एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। ओके, आई सपोज क्लियर। तो ये दूसरा। और एक तीसरा स्ट्रक्चर भी बन सकता है इसका कि एक काम करो, इस साइड में ट्रिपल बॉन्ड दे दो और इधर एक सिंगल बॉन्ड दे दो। तब इस पे आ जाएगी आपकी क्या? पॉजिटिव चार्ज और इधर आ जाएगी नेगेटिव चार्ज। शिफ्ट कर दिया मैंने, ट्रिपल बॉन्ड इस साइड बना दिया। तो क्या इस बच्चा का ये स्ट्रक्चर जुलता था क्या? सर ऐसा बनाया। चलिए नहीं बना सर एक डाउट है सर। आप लोग प्लीज माइक बंद। सर ऑक्सीजन में से 3 बॉन्ड कैसे हुआ सर? ये क्या है यहाँ पे देखो, 2 2 4 2 6 और 2 8, 8 तो फुलफिल्ड है। बट सर ऑक्सीजन मैक्सिमम 2 बॉन्ड ही ना बना सकता है। क्यों? यदि उसकी ऑक्टेट 3 बॉन्ड से यहाँ फुलफिल हो रही है तो कहाँ नहीं बना? ओके, वो बना सकता है। ऑक्सीजन नॉर्मल केस में डबल बॉन्ड बनाता है, बट सिचुएशंस आएंगे तो वो ट्रिपल बॉन्ड भी बना। यहाँ पे बन रही है, ऐसे स्ट्रक्चर तो बन ही रहे। चलिए हाँ, नेक्स्ट वन इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, स्टेबिलिटी। तो ये 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर है कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड के 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। स्टेबिलिटी, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंथैल्पी के रिलेशन को बताइए। बॉन्ड ऑर्डर जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एंथैल्पी के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के। गुड गुड। देखो, बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा, बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा इसका मतलब क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर कम। बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा, ट्रिपल बॉन्ड एक ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। बॉन्ड ऑर्डर यदि ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। और बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा, एक ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा ताकत लगेगा कंपेयर टू अ सिंगल बॉन्ड, तो ऑब्वियसली बॉन्ड एंथैल्पी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया इससे।
ठीक है ना। अब है बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ यदि बड़ा होता है, बॉन्ड लेंथ यदि बड़ा होता है तो वो सिंगल बॉन्ड होता है, और ट्रिपल बॉन्ड छोटी बॉन्ड है। ओके, तो बॉन्ड जितनी बड़ी है उतनी वीक बॉन्ड है, इसका मतलब स्टेबिलिटी उतनी उसमें कम है। ओके, तो बॉन्ड लेंथ से इनवर्सली, ओके, बॉन्ड लेंथ जितना ज्यादा उतना दूर ना दो एटम्स होंगे, और दो एटम जितने दूर होंगे स्टेबिलिटी तो उतनी कम होगी। ओके, अच्छी क्वेश्चन थी। Which represents resonance? Resonance किसमें लगाया जा सकता है? सर ऑल। ऑल। कार्बोनेट मैंने स्ट्रक्चर बताया ही था आप लोगों को, ये भी डिस्कस हुई थी। कार्बन डाइऑक्साइड अभी तो बताया, तो ऑल ही ऑप्शन है इसका, ऑल इज द राइट आंसर। Which has same bond order? इनमें ग्रुप बनाइए, किनका किनका बॉन्ड ऑर्डर सेम। चलिए जल्दी से, हाइड्रोजन, क्लोरीन और ब्रोमीन कौन से बॉन्ड से जुड़े रहते हैं? सिंगल, डबल, ट्रिपल? हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है ना बेटा, क्लोरीन भी सिंगल बॉन्ड से जुड़ती है, ब्रोमीन की भी लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक रिक्वायरमेंट होती है, तो Br2 जो ब्रोमीन भी जुड़ता है सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है। तो हाइड्रोजन, क्लोरीन और ब्रोमीन की बॉन्ड ऑर्डर क्या हुई? सर 1। हाइड्रोजन, क्लोरीन और सर ब्रोमीन 1 1 हुआ, तो ये तीनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम। अब चलो नाइट्रोजन का देखते हैं। नाइट्रोजन में कौन सी बॉन्ड होती है? सिंगल, डबल, ट्रिपल? ट्रिपल। सर ट्रिपल बॉन्ड। सर ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड होती है। ओके, तो चलो ट्रिपल बॉन्ड है। अब मैं एक चीज यहाँ पे देखता हूं कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट एक बताया था, इसमें टोटल कितनी इलेक्ट्रॉन होगी? नाइट्रोजन में 7 होती है, और ये इसमें 7 है, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन है ना, सब मिला के 14 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन मोनोऑक्साइड में सब मिला के कितने इलेक्ट्रॉन है? 14। 6 और 8 14 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों में 14 इलेक्ट्रॉन है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की बॉन्ड ऑर्डर क्या होती है? डिफरेंट होती है? नो सर। सेम होती है सर। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है ना। इतना सिंपल है यार, पकड़ना है, आंसर बताना है। तो ऑब्जर्व, और नहीं पढ़ के आओगे तो आंसर नहीं निकलेगा। चलो इसका आंसर बताओ। सो 128 पाइकोमीटर। वेरी गुड, वेरी गुड, राइट आंसर। अब इसका आंसर कोई और, सुभजीत बोले ना, अभी और कोई और आंसर देगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन। इन हाइड्रोजन फ्लोराइड इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज मोर डिस्प्लेस्ड टुवर्ड डैश। किसकी ओर इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा धसका रहेगा? सर फ्लोरीन। फ्लोराइड की ओर ज्यादा धसका रहेगा, फ्लोरीन की ओर। काहे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सर ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन का ज्यादा है। एंड इज अ डैश कोवेलेंट बॉन्ड। कैसा कोवेलेंट बॉन्ड है? पोलर, नॉन पोलर? सर पोलर। पोलर है सर। डिपोल्स बनेंगे इसमें, तो ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है ना। Dash concept is utilized when a single structure cannot determine all properties of a molecule. सर रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड नहीं बोलना है, रेजोनेंस बोलना है। रेजोनेंस हाइब्रिड तो मोस्ट स्टेबल, मतलब जो हम लोग एज्यूम करते हैं, रेजोनेंस कॉन्सेप्ट लगाते हैं, ठीक है ना। दिस वन गुड क्वेश्चन, आईटी 2015। सर लास्ट वन। सर लास्ट वन। वेरी डी गुड। नंबर। वैलेंसी प्लस होती है और Yes, I3 sir. माइनस ट्राई आयोडाइड आयन भी होती है। ओके, द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ F2 would be similar to a molecule. F2 की बॉन्ड ऑर्डर किससे सिमिलर हो सकता है? Having a total of dash electron.
Sir, having 18 sir. electron. 17 से 18 electron. 18 होगा ना? 18 होगा ना। एक फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 फ्लोरीन में 18 इलेक्ट्रॉन होगा ना। ओके, तो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ F2 सिमिलर होगा उस मॉलिक्यूल से जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। ClO3 and SO3 2- will have same bond order or not? सोचिए, समझिए, बनाइए। जल्दी। होगा कि नहीं होगा? बोलो विवेक, कुछ बोल रहे हो? चलिए देखते हैं। मैंने एक सिंपल, देखो बॉन्ड ऑर्डर तो और बहुत तरीके हैं जानने के, बट मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट दिया है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा तो सेम बॉन्ड ऑर्डर। तो चलो हम इलेक्ट्रॉन ही चेक कर लेते हैं। Cl में कितनी इलेक्ट्रॉन होती है? 17 प्लस, और एक ऑक्सीजन में 8, 3 ऑक्सीजन में 8 24 और एक माइनस चार्ज है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया? 24 प्लस 16 40 41 42 SO3 2 माइनस सल्फाइड आयन 18 प्लस 8 3 जा 24, ठीक है ना? और प्लस कितना? 2 सर। प्लस 24 और 18 कितना होता है? 40 42 है? कोई दिक्कत? सल्फर के 16 इलेक्ट्रॉन होता है ना? कितना होगा? सल्फर का 16, सल्फर का 16, सल्फर का 16 है, तब जाके 42 हो गया। सेम है। चलो मैंने नंबर लिखा पर आंसर सही जोड़ा। तो दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा कि नहीं होगा? तो होगा सर। होगा। चलिए आगे। आप सब अपना माइक बंद कर लो। यदि एक स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, क्वेश्चंस को एक बार घर में पढ़ लेना अच्छे से, देख लेना, क्वेश्चन रटने मत रखना, ठीक है? मिटा रहा हूं, ठीक है? चलिए तो लास्ट क्लास हम लोग डील कर रहे थे विथ रेजोनेंस, ओके? दिस इज द सेकंड लेक्चर ऑफ रेजोनेंस, थोड़ा सा बचा हुआ है। तो रेजोनेंस हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो देखा था कि हम लोग रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसलिए बनाते हैं क्योंकि एक स्ट्रक्चर, एक लुईस स्ट्रक्चर सारे प्रॉपर्टी को डिफाइन नहीं कर पाता, तो 2 3 या 4 5 स्ट्रक्चर हम बना के सारे प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करते हैं, ओके? और हम लोगों ने बहुत सारे एग्जांपल्स भी देखे थे। तो आई सपोज आपको याद होगा ही, जैसे कि मैंने ओजोन का एक स्ट्रक्चर ऐसा बनाया था, ओजोन का और एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसा बन सकता है? डबल बॉन्ड दूसरे साइड डबल बॉन्ड इधर लगा देंगे, डबल बॉन्ड को हम इधर लगा देंगे, ओके? बट
ये दोनों रेजोनेंस स्ट्रक्चर को यदि हम देखें तो डबल बॉन्ड जो है इसकी जो लेंथ है बॉन्ड लेंथ इट्स 121 पाइकोमीटर और सिंगल बॉन्ड है जिसकी लेंथ है 148 पाइकोमीटर। बट ओरिजिनल जो होता है, अभी एक हम लोगों ने क्वेश्चन भी देखा कि ओजोन में जो दोनों साइड बॉन्ड लेंथ देखी गई है वो दोनों साइड बॉन्ड लेंथ बराबर आती है 128 की आती है। तो हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट लगाया कि हमने दो लुईस स्ट्रक्चर बनाया और ये सोचा कि ना तो डबल बॉन्ड इधर है ना तो डबल बॉन्ड इधर है, पार्शियल डबल बॉन्ड दोनों साइड है और पार्शियल डबल बॉन्ड दोनों साइड है तो पार्शियल डबल कैरेक्टर आएगा दोनों साइड, ना तो 121 ना तो 140 दोनों के बीच का बॉन्ड लेंथ आएगा और ये कितना आता है So 128. तो हम लोगों ने रेजोनेंस निकाल के एक सॉल्यूशन दिया कि हाँ इसको हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये ऐसा होगा। इन दोनों स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स और ये रिजल्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं रेजोनेंस Sir, hybrid. हाइब्रिड। हाइब्रिड। ठीक है ना, आई सपोज क्लियर है। नेक्स्ट, यदि हम लोग कार्बोनेट का स्ट्रक्चर बनाए, कार्बोनेट आयन आई सपोज सबको मालूम होगा, एक बार स्ट्रक्चर मैंने बताया था आप लोगों को। कार्बोनेट आयन CO3 2- आयन कार्बोनेट आयन। ओके, कार्बोनेट आयन जो है, कार्बोनेट आयन में आपको मालूम है ना जो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से रहता है जुड़ा हुआ उस पे क्या रहती है नेगेटिव चार्ज रहती है दोनों पे। ओके, तो कार्बोनेट का एक स्ट्रक्चर तो ऐसे बन सकता है, दूसरा स्ट्रक्चर कार्बोनेट का मैं क्या कर सकता हूं डबल बॉन्ड को मैं इधर बना लिया और सिंगल बॉन्ड को इधर बनाया और इधर बनाया तो इस पे नेगेटिव चार्ज और इस पे नेगेटिव, तो ये एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। तीसरा रेजोनेंस स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो सकता है, मैंने डबल बॉन्ड इधर बनाया सिंगल बॉन्ड इधर बनाया और एक सिंगल बॉन्ड ऊपर। ओके, तो तीन रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन गए। बट कहानी यहां फंस रहा है कि जब आप ये थियोरेटिकल को देखोगे तो आपको ये समझ आएगा कि डबल बॉन्ड की तो लेंथ अलग होगी, सिंगल की बॉन्ड की लेंथ अलग होगी, है कि नहीं। यहाँ पे डबल की अलग होगी, सिंगल की अलग होनी चाहिए, बट एक्सपेरिमेंटली जब मेजर किया गया तो ये देखा गया कि तीनों बॉन्ड लेंथ सेम है, इधर भी जितनी बॉन्ड लेंथ इधर भी उतनी बॉन्ड लेंथ उधर बॉन्ड लेंथ। तो हम लोगों ने एक सॉल्यूशन बनाया कि हम लोग बीच में खड़ा हुए तीनों स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व किए और एक रिजल्टेंट स्ट्रक्चर, और उस रिजल्टेंट स्ट्रक्चर में मैंने बोला कि ना तो डबल बॉन्ड इधर ना तो डबल बॉन्ड इधर ना तो डबल बॉन्ड इधर, कहीं डबल बॉन्ड नहीं, पार्शियल डबल बॉन्ड कर सकते। तीनों साइड पहले मैंने सिंगल से जोड़ दिया और पार्शियल डबल बॉन्ड दोनों तीनों साइड लगा। ओके, अब चार्ज भी दो पे थी, अब चार्ज मैंने क्या किया तीनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जब -2 चार्ज तीन को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो -2 डिवाइडेड बाय 3 करूंगा। ओके, तो हर एक ऑक्सीजन पे -2/3 -2/3 और -2/3 चार्ज है कि नहीं। -2 को तीन पार्ट में बांट दिया, -2 चार्ज थी ना ओवरऑल मॉलिक्यूल पे, तो -2 को तीन पार्ट, -2/3 इसको, -2/3 इसको, -2/3। तो अब हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं कि तीनों पे सेम चार्ज है, तीनों पे सेम टाइप का बॉन्ड है, तो स्ट्रक्चर सॉरी जो बॉन्ड प्रॉपर्टीज है वो सेम है। ओके, हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। तीन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ओजोन की, कार्बोनेट की और कार्बन डाइऑक्साइड की जो बताया आपने, ठीक है ना, वो दिमाग में रखना है और प्रैक्टिस करना है। मैंने यहाँ पे कुछ डॉट वॉट नहीं दिया, तो डॉट वॉट देने की जरूरत नहीं है ना, आपको मालूम है नेगेटिव चार्ज कहाँ से आ रही है, नहीं मालूम है सर पता है सर, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड हो जा रहा है उसमें। ठीक है, चलो अब चलिए रेजोनेंस के बारे में कुछ फैक्ट्स अबाउट रेजोनेंस, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लो रेजोनेंस के बारे में। पहली बात,
रेजोनेंस स्टेबलाइजेस द मॉलिक्यूल। देखो इसका तो पूरा डिटेल्स जो है हम लोग ऑर्गेनिक में देखेंगे वैसे, बट जितना यहाँ पे जरूरत है उतना तो देखना ही। रेजोनेंस स्टेबलाइजेस द मॉलिक्यूल मतलब रेजोनेंस से हम लोग स्टेबिलिटी एक्सप्लेन कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, हम लोग 2-3 स्ट्रक्चर बनाते हैं और उससे सारे प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर देते हैं, क्योंकि एक सिंगल लुईस स्ट्रक्चर तो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है स्ट्रक्चर। ओके, तो 2-3 स्ट्रक्चर बनाया, सारे प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन किया, इसका मतलब स्टेबिलिटी को भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाने से हम स्टेबिलिटी को समझा सकते हैं कि हाँ ये मॉलिक्यूल स्टेबल कैसे है, ये मॉलिक्यूल में इतने प्रॉपर्टीज जो आए वो कहां से आए, एक्सप्लेन कर सकते हैं। सेकंड, रेजोनेंस इज ऐसे बोलो, gives us an average of all bond parameters बोलने का मतलब क्या है, इसका बॉन्ड लेंथ कुछ था, इसका बॉन्ड लेंथ कुछ था, बट रियलिटी में कुछ और है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन हमें कैसे मिल रही है, हम लोग एक एवरेज वैल्यू पिक कर रहे हैं। कैसे एवरेज वैल्यू पिक कर रहे हैं, क्योंकि मैं मान रहा हूं ना तो डबल बॉन्ड इधर ना तो डबल बॉन्ड इधर, तो मतलब वैल्यू क्या होगा, दोनों के कहीं बीच का होगा, मतलब कहीं एवरेज का होगा। तो रेजोनेंस क्या करता है, जितने भी बॉन्ड पैरामीटर्स होते हैं, बॉन्ड लेंथ हो या बॉन्ड एंथैल्पी हो, उन सबको एक एवरेज वैल्यू देके एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन देता है स्ट्रक्चर। ओके, थर्ड ऑफ ऑल, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, इन लोगों को हम लोग कैनोनिकल फॉर्म्स भी बोलते हैं। ये जो अलग अलग रेजोनेंस स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं, इन लोगों को हम लोग कैनोनिकल फॉर्म्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। रेजोनेंस स्ट्रक्चर बोले तो कैनोनिकल फॉर्म्स हैव नो रियल एग्जिस्टेंस। आप बोलोगे कि सर ओजोन ऐसे भी एग्जिस्ट कर सकता है, ओजोन ऐसे भी एग्जिस्ट कर सकता है। नहीं, ओजोन ऐसे एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ओजोन तो एग्जिस्ट ऐसे कर। ओके, ओजोन जो है हम लुईस स्ट्रक्चर बनाते हैं प्रॉपर्टीज को समझाने के लिए, बट उनकी रियल एग्जिस्टेंस नहीं होती। जो भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर हम बनाते हैं उसकी रियल एग्जिस्टेंस नहीं होती है, ये दिमाग में रखिएगा। ओके, फोर्थ ऑफ ऑल, रेजोनेंस हाइब्रिड gives a better picture of molecule। हाँ, यदि हम इन दोनों के इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर को दिमाग में एक तैयार करते हैं, इन दोनों के बीच का एक इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर मैं दिमाग में तैयार किया है, ना ही डबल इधर ना ही डबल इधर। तो जो इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर मिला, मतलब रेजोनेंस स्ट्रक्चर मिला, सॉरी रेजोनेंस हाइब्रिड मिला, वो रेजोनेंस हाइब्रिड क्या हमें एक अच्छा पिक्चर नहीं दे रहा है मॉलिक्यूल का, हाँ या ना? यस, रेजोनेंस हाइब्रिड जो होती है इट गिव्स अ बेटर पिक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल। यदि मॉलिक्यूल की बेटर अंडरस्टैंडिंग करनी है तो आप रेजोनेंस हाइब्रिड को दिमाग में तैयार करें। ओके, तो ये कुछ सिंपल फैक्ट्स है। बहुत आदमी सोचते हैं नहीं सारे जितने स्ट्रक्चर बनाते ऐसा ऐसा फॉर्म एग्जिस्ट करता है, नहीं। ओके, हम लोगों को एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर दिमाग में तैयार करना पड़ता है, उस तरह का हो सकता है। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है रेजोनेंस के बारे में, और इसके बारे में डिटेल्स है, टॉटोमेरिज्म इत्यादि, वो सब हम लोग अभी नहीं देखेंगे, ऑर्गेनिकली देखना है, बट इतना अभी दिमाग में बैठा। चलिए, आई सपोज सबको ये सारे आइडिया क्लियर होंगे, और मैं बच्चों से फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि जब भी नेक्स्ट क्लास में आया करो पुरानी चीजें पढ़ के आया करो।
क्योंकि क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आपसे, हम क्वेश्चंस भी करवाते हैं, आप कुछ पुरानी चीजें भी आगे जाते हैं, सब रिलेटेड रहते हैं ना। चलिए मिटा दो इसको बेटा। सर उस सर -2/3 सर कैसे आया था सर, बताइए ना। अभी इस मॉलिक्यूल पे कितना चार्ज है? 2-, ठीक है ना। तो पहले हम लोग ये 2- कैसे अज्यूम करते थे? जहां पे सिंगल सिंगल बॉन्ड है वहीं पे ना माइनस माइनस चार्ज है, 2 माइनस करके 2 माइनस बॉन्ड। बट अब क्या है कि हम लोगों ने पार्शियल ट्रिपल बॉन्ड सॉरी डबल बॉन्ड सब जगह डाल दिया। तो -2 चार्ज पहले तो 2 एटम पे था ऑक्सीजन के, अब हम लोगों को 3 के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो डिवाइडेड बाय 3, तो हर जगह -2/3 -2/3 -2/3। अब -2/3 है, -2/3 और -2/3 को आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा -2 ही मिलेगा, ओवरऑल -2 ही आएगा। ओके, सिंपल सा है। क्योंकि जब पार्शियल तीनों जगह दिए तो चार्ज भी तीनों जगह सेट करना पड़ेगा ना, क्योंकि जहां चार्ज का वहां सिंबल का। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं डाइपोल मोमेंट। ओके, आराम से देखिएगा इस टॉपिक को। सपोज करो दो सेम एटम है, इन लोगों के बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड बना, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया। तो इस केस में इलेक्ट्रॉन पेयर क्या किसी की ओर ज्यादा शिफ्टेड होगा कि एग्जैक्टली बीच में रहेगा? बीच में रहेगा। बीच में रहेगी, क्योंकि दोनों सेम एटम्स है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी सेम ही होगी, तो इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली बीच में रहेगी। जितना इलेक्ट्रॉन का इंपैक्ट इसको मिलेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन का इंपैक्ट इसको मिलेगा। अब मानो कि मैं एक ऐसा दो एटम लिया ए और बी, जिसमें बी को मैं बोल रहा हूं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो थोड़ा सा क्या होगा, बी की तरफ ज्यादा घसक जाएगा, है कि नहीं? अब ये थोड़ा ज्यादा घसकने के कारण ए पे एक हल्की सी पॉजिटिव चार्ज और बी पे एक हल्की सी नेगेटिव चार्ज है। तो इस मॉलिक्यूल में पोल्स डेवलप हो गई। इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो थोड़ा ज्यादा घसका हुआ है बी की तरफ, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड का जो शेप बिगड़ जाता है तो हम क्या बोलते हैं, वो मॉलिक्यूल क्या हो गई है, पोलराइज होते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि ये ए बी मॉलिक्यूल जो है ना वो अब पोलराइज हो गया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़ा सा ज्यादा बी की तरफ चला। ओके, as a result of polarization, a dipole moment develops in molecule। अब देखो बेटा, इस मॉलिक्यूल में पोलराइजेशन हुई है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पोलराइजेशन हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है। एज अ रिजल्ट ऑफ पोलराइजेशन, इस मॉलिक्यूल में पोलराइजेशन हुई है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़ा घसता है, तो पोलराइजेशन की वजह से एक डाइपोल मोमेंट डेवलप होती है मॉलिक्यूल में। आप पूछोगे डाइपोल मोमेंट क्या होता है? बेटा डाइपोल मोमेंट एक ऐसी क्वांटिटी है जो हमें बताता है कि एक मॉलिक्यूल में कितनी पोलराइजेशन हुई है। यदि डाइपोल मोमेंट का वैल्यू ज्यादा आता है मतलब मॉलिक्यूल में पोलराइजेशन ज्यादा है, बोलने का चार्ज सेपरेशन ज्यादा है, और यदि डाइपोल मोमेंट कम है तो मॉलिक्यूल में चार्ज सेपरेशन
कम। ओके, डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये आपको ध्यान देना। डाइपोल मोमेंट जो होती है ना वो एक वेक्टर क्वांटिटी। अब उस वेक्टर क्वांटिटी को हम कैसे दिखाते हैं? सपोज करो ए है और बी है, ठीक है ना, ए पर तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा ए की तरफ शिफ्टेड है तो हम वेक्टर के हेड को दिखाते हैं बी के तरफ। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है बी की तरफ थोड़ा ज्यादा शिफ्टेड है, और जो टेल है उसको रखेंगे हम जहां से इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज डेवलप होगी, जिसपे स्लाइड पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगी। ओके, तो वेक्टर का हेड किधर रहेगा? इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा जिधर शिफ्टेड रहता है उसकी ओर, ठीक है ना। डाइपोल मोमेंट इज मेजर्ड इन डिबाई यूनिट्स। देखो, डाइपोल मोमेंट मेजर करने के लिए जो यूनिट होता है इट्स डिबाई यूनिट। ओके, और 1 डिबाई इज इक्वल टू 3.3654। ओके, इट्स 3.356। ओके, 1 डिबाई इज 3.3564 into 10 to the power minus 34 coulomb meter. C is coulomb. Okay, it's coulomb meter. Okay, 1 divided is equal to 3.3564 into 10 to the power minus 34 coulomb meter. ठीक है ना, ये आपको दिमाग में रखना है। अब ये जो डाइपोल मोमेंट है, अब ये जो डाइपोल मोमेंट है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी एप्लीकेशन क्या है, हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? देखो, एप्लीकेशन तो बहुत ज्यादा है मॉलिक्यूल, बट हम लोग इसको जो देख रहे हैं, द रीजन इज कि हम इससे एक मॉलिक्यूल में पोलैरिटी है कि नहीं वो आराम से पता कर सकते। अब मान लो कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल लाइक दिस। ओके, ये एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है। तो मुझे एक बात बताओ, कार्बन और ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। में हल्का नेगेटिव चार्ज, ये ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसमें भी हल्का सा नेगेटिव चार्ज। अब डाइपोल मोमेंट जो है वो डायरेक्टेड किधर रहता है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की ओर। ओके, डेल्टा पॉजिटिव से डेल्टा नेगेटिव की ओर। तो मैंने डायरेक्शन दिया इस तरह और वेक्टर के रूप में दिखा दिया इलेक्ट्रॉन क्लाउड उधर से, ठीक है। सिमिलरली मैं इधर दिखाया, ये शिफ्टेड है इधर। आप मुझे एक बात बताना कि जब दो इक्वल वेक्टर्स उल्टे डायरेक्शन में रहेंगे तो उसकी नेट रिजल्टेंट कितनी होती है? 0। तो इस मॉलिक्यूल में जो डाइपोल मोमेंट है, देखो डाइपोल मोमेंट को हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। इस मॉलिक्यूल में जो डाइपोल मोमेंट है उसकी जो रिजल्टेंट है वो क्या होगी? 0 होगी, क्योंकि दो इक्वल वेक्टर है इक्वल डायरेक्शन में, सॉरी ऑपोजिट डायरेक्शन में, और दो इक्वल वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड इज 0, तो नेट रिजल्टेंट ऑफ डाइपोल मोमेंट इज 0। तो जब डाइपोल मोमेंट का वैल्यू 0 होता है एक मॉलिक्यूल में तो वो मॉलिक्यूल नॉन पोलर होती है। कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉन पोलर, क्योंकि आपकी थोड़ी सी समझ ये बोलती होगी कि सर दो एटम्स हैं, यहाँ पे तो हाँ पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, चार्ज की सेपरेशन है। हाँ, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में चार्ज की सेपरेशन है, इन दो एटम के बीच में, इन दो एटम के बीच में भी चार्ज की सेपरेशन है, बट
ओवरऑल मॉलिक्यूल पे कोई पोलैरिटी नहीं होती है, नेट इफेक्ट कैंसिल हो जाता है। वही वाटर का केस लूं तो ओके, अब वाटर पे दो आपके लोन पेयर भी रहते हैं, ये लोन पेयर को हम लोग दिखा देते हैं इस तरह। तो मुझे बताओ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ज्यादा पोलर कौन होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ज्यादा पोलर कौन होता है? सर ऑक्सीजन। 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 ऑक्सीजन होता है। तो वेक्टर किधर डायरेक्टेड होगा? ऑक्सीजन की ऑक्सीजन की तरफ। ओर डायरेक्टेड होगा। इधर भी ऑक्सीजन की ओर डायरेक्टेड होगा। लोन पेयर का भी अपना डाइपोल मोमेंट होता है और उसका होता है लोन पेयर के ओर ही। तो इस मॉलिक्यूल में जो ओवरऑल डाइपोल मोमेंट है वो ऊपर की ओर डायरेक्शन होगी उसकी कि नीचे की ओर? सर ऊपर ऊपर की ओर। ऊपर। ऊपर की ओर होगी। तो नेट रिजल्टेंट जो इस मॉलिक्यूल में है ऊपर की ओर है और इस मॉलिक्यूल में पोलैरिटी ऑब्वियसली होगी क्योंकि इसमें कुछ डाइपोल मोमेंट है। तो वाटर क्या है, एक पोलर है कि नहीं है? वाटर इज पोलर। अब चलो मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं। मैं आपको बोरोन ट्राइफ्लोराइड दिया, ओके, अब मैं आपको ये भी बता दे रहा हूं चलो कि ये सारे एंगल्स 120 डिग्री। तो आप मुझे बताइए क्या इसमें पोलैरिटी होगी इस मॉलिक्यूल में कि पोलैरिटी नहीं होगी? सोच कर बताइए। सर पोलैरिटी नहीं होगी। नहीं होगा। देखो क्यों नहीं होगा, क्योंकि यदि आप इस मॉलिक्यूल को देखो, नो डाउट यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव है, यहाँ डेल्टा नेगेटिव है, यहाँ डेल्टा नेगेटिव है, तो डाइपोल मोमेंट इधर होगा, इधर भी होगा डाइपोल मोमेंट और इधर भी होगा डाइपोल मोमेंट। बट आपने वेक्टर में पढ़ा हुआ है कि जब इक्वल वेक्टर्स एक पॉइंट से इक्वल एंगल पे लगे हुए हैं तो उसकी नेट रिजल्टेंट कितनी होती है? 0। 0 तो नेट रिजल्टेंट इस केस में 0 होगी। तो बोरोन ट्राइफ्लोराइड इज आल्सो अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। हाँ, इन दो के बीच में है चार्ज की सेपरेशन, यहाँ पे है पोलैरिटी, बट ओवरऑल मॉलिक्यूल में कोई पोलैरिटी नहीं। BF3 is a non-polar molecule. Similarly, BCl3, BH3 सब। अब चलो मैं थोड़ा आपको दिमाग लगाने बोलता हूँ, मीथेन के बारे में बता दीजिए तो, क्योंकि एंगल आपको ना मालूम हो फिर भी मैंने बताया है एंगल के बारे में। एंगल 109.5 डिग्री होती है ईच। सर ऊपर की तरफ होगी। डाइपोल पोलर। मोमेंट में चलो देखते हैं। ये कार्बन और हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है ना? कार्बन और हाइड्रोजन लगा हुआ है। सपोज करो ना कार्बन हाइड्रोजन हटा दो, मैं CCl4 देता हूं। CCl4 मान लो, कार्बन हाइड्रोजन में आपको कंफ्यूजन होगा। इसमें होगा, इसमें होगा कि नहीं होगा? होगा सर। होगा। चलो देखते हैं। सर शायद होगा सर। 4 इक्वल वेक्टर्स इक्वल एंगल पे लगे हुए हैं तो नेट रिजल्टेंट क्या होगा? सर 0 मतलब नॉन पोलर। होगा नेट रिजल्टेंट 0 होगा तो इस मॉलिक्यूल में पोलैरिटी नहीं, ठीक है ना? कोई दिक्कत आप लोगों को समझने में? नो। तो इस तरह हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि इस मॉलिक्यूल में पोलैरिटी होगा कि नहीं। इसमें पोलैरिटी होगा? यस सर। होगा। ये वाला इसके ओर, ये वाला इसके ओर, ये भी इसके ओर, दिस वन आल्सो अपवर्ड। ये रिजल्टेंट होगा तो दिस वन इज अ पोलर। तो पोलैरिटी डिसाइड करने के लिए डाइपोल मोमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। बेटा 1 डिवाइड इसकी जो वैल्यू है ना इट इज 3.33। ओके, मेरे दिमाग से थोड़ा स्लिप कर रहा है। इट्स 3.33564 into 10 to the power minus 30 not 34।
ये 30 ओके, वो दिमाग से स्लिप कर गया। सर हाँ बोलिए बोलिए। सर मेरा पूछना सर मुझे पूछना था कि सर ये जो वैल्यू है सर वो कहाँ पे यूज होगा? बेटा देखो वो डाइपोल मोमेंट निकालने में यूज होता है, बट वो आपके सिलेबस से बहुत दूर है तो वहां रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। ओके, वैसे डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला भी जान ही लो। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला आपसे पूछा जा सकता है। डाइपोल मोमेंट म्यू इज इक्वल टू चार्ज इनटू सेपरेशन, चार्ज इनटू सेपरेशन। चार्ज इनटू सेपरेशन का मतलब क्या हुआ, देखो कितनी चार्ज की सेपरेशन हुई है, कितनी चार्ज की सेपरेशन हुई है, जस्ट उसका आपको मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज लिखना है। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू सेपरेशन मींस डिस्टेंस बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्ट्स। ओके, तो डाइपोल मोमेंट का सिंपल फार्मूला होता है, वही जानना है आपको, अभी कैलकुलेट करने के टेस्ट में नहीं जानना है। उसमें बहुत यूनिट्स आते हैं, ईएसयू यूनिट्स आते हैं, उस सब में नहीं घुसना है। जस्ट आपको जानना है डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला, चार्ज इनटू सेपरेशन, चार्ज मतलब कितनी चार्ज की सेपरेशन हुई है, उसका मैग्नीट्यूड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, सेपरेशन का मतलब होता है डिस्टेंस, ओके, कितनी डिस्टेंस है इन दोनों के बीच। बस इतना ही आपको डाइपोल मोमेंट के बारे में जानकारी रखना। बस डाइपोल मोमेंट से आपको ये निकालना आना चाहिए कि एक मॉलिक्यूल में पोलैरिटी आएगी कि नहीं आएगी, ये आपको मालूम। ओके, तो आई सपोज आपको क्या कोई मॉलिक्यूल में पोलैरिटी निकालने में दिक्कत होगा कि नहीं होगा? सर वो तो बनाने से पता चलेगा। ठीक है ना, वो तो आप आराम से बना के पता चल सकते हो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू दिमाग में रखना, आराम से पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए इसको जल्दी उतारिए, आगे बढ़ेंगे। देखिएगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी इस चैप्टर का, वेस्पर थ्योरी। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू ऑल। वेस्पर थ्योरी का मतलब है बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, ठीक है ना। अब इसके बारे में थोड़ा डेप्थ में देखिएगा आराम से। इस थ्योरी की हमें क्यों जरूरत पड़ी, ये थ्योरी हमें क्यों लगाना पड़ा, ये हमें जानना है। पहली बात तो आप जान लो कि लुईस स्ट्रक्चर cannot give the shape of मॉलिक्यूल। लुईस स्ट्रक्चर से हमें कोई भी मॉलिक्यूल का शेप के बारे में नहीं पता चलता। जैसे कि आप एग्जांपल ही ले लो, नहीं जैसे मीथेन हम लोग बनाते हैं, तो मीथेन का स्ट्रक्चर हम नॉर्मली बनाते हैं ऐसे, नॉर्मली हम लोग बना देते हैं, बट क्या मीथेन सचमुच में ऐसा होता नहीं। मीथेन को यदि नॉर्मली में आप लोगों को अभी बताया ही हूं, देखो तो उसकी जो बॉन्ड एंगल होती है कुछ 109.5 होती है, बट यहाँ पे तो 90 दिख रहा है। तो जब तक आप एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में उसके सही शेप के बारे में नॉलेज ना ले सको,
तब तक आप उसके सारे प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब नहीं कर सकते। ये सिंपल सी बात। जब तक आपको किसी की पर्टिकुलर शेप अच्छे से नहीं मालूम चल पाए मॉलिक्यूल का, तब तक आप प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब नहीं कर सकते। ये सिंपल सी बात। तो बॉन्डिंग थ्योरीज में डेवलपमेंट की जरूरत थी और वेस्पर थ्योरी आई, जो हमें प्रोवाइड करता है बहुत सिंपल मेथड्स, जिसके मदद से हम शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल बता सकते हैं। वेस्पर कैन डिस्क्राइब द शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल। हमें वेस्पर थ्योरी लगा के मॉलिक्यूल के शेप के बारे में पता चल जाता। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट postulates of Vesper theory. We will see important suggestions. क्या-क्या important suggestions दी गई वेस्पर थ्योरी में, जिसकी मदद से हमें एक मॉलिक्यूल का शेप पता चले। ओके, तो we will see this. देखिए पहला जो पॉइंट है वेस्पर थ्योरी का, वो बोलता है कि शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल कैन बी डिटरमाइंड बाय द बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन around the electron pair around the central atom। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या लिखा हूं वो छोड़ दो, पहले समझ लो क्या इसका मतलब है। इसका मतलब ये है कोई ए और बी आपस में जुड़ा हुआ है, फॉर एग्जांपल समझ लो कल के लिए कि ऐसे जुड़ा है। ओके, और यहाँ पे मान लो कि दो लोन पेयर। ओके, मान लो ऐसा कोई मॉलिक्यूल। तो यदि हमें कोई भी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के शेप के बारे में पता करना है, तो बस बहुत सिंपली आप कुछ मत देखो, आप सिर्फ एक चीज देखो कि कितना बॉन्ड पेयर है, कितना बॉन्ड पेयर है सेंट्रल एटम के अराउंड, सेंट्रल एटम के अराउंड कितना बॉन्ड पेयर है और कितना लोन पेयर है। बस इस दो चीज का आपको नॉलेज रखना है फर्स्ट स्टेप में। ओके, तो शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के शेप के बारे में यदि आपको जानकारी चाहिए तो आप इजीली जस्ट ध्यान दो कि कितने बॉन्डेड और कितने नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर हैं सेंट्रल एटम के चारों ओर। तो मैं आपसे यदि पूछूं कि बी तो सेंट्रल एटम है, तो इसके चारों ओर कितने बॉन्ड पेयर हैं? दो। लोन पेयर कितने हैं? टू। तो लोन पेयर है, एक दो लोन पेयर है। ठीक है, तो पहले स्टेप में ये नॉलेज आपको रखना है। ओके, फिर आपको शेप के बारे में पता चलेगा। तो फर्स्ट स्टेप इज दिस। सेकंड, पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल will repel each other। तो ये जो पॉइंट है वेस्पर थ्योरी का, तो इसमें तो कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। कि बोल रहा है कि जो पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस सेल में, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। सेम चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे को रिपेल तो करेगा ही। जैसे कि ये एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ओके, और ये एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्या ये दोनों पेयर एक दूसरे को रिपेल नहीं करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। यस सर।
the pairs of electron in valence shell will repel each other. वैलेंस शेल में जो पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, सिंपल सी बात। अब क्या करना है, जब आपको मॉलिक्यूल बनाना है, जब आपको एक स्ट्रक्चर बनाना है, तो ये ध्यान रखना है पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन must be kept at max distance to minimize repulsion। देखो आपको करना क्या है, जो पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं उनको कोशिश करना है कि जितना दूरी पे हो सके रखे, क्योंकि यदि पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो जितना दूर रहेंगे उतना ही रिपल्सन मिनिमाइज होगा, और रिपल्सन एक मॉलिक्यूल में जितना कम होगा उस मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर उतनी अच्छी। ओके, एंड द फोर्थ पॉइंट, मल्टीपल बॉन्ड्स आर treated as single electron pair। देखो बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि इसमें बच्चा कंफ्यूज होता है अक्सर। जब एक सिंगल बॉन्ड होता है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं? दो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन पेयर है ना। सिंगल बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, बट वेस्पर थ्योरी बोलता है कि चाहे सिंगल बॉन्ड रहे, चाहे डबल बॉन्ड रहे, चाहे ट्रिपल बॉन्ड रहे, आप सबको सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही मान के चलो। ओके, ये थ्योरी बोलता है जस्ट कि डबल बॉन्ड रहे या ट्रिपल बॉन्ड रहे, आप उनको सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही मान के चलो। एज्यूम कर लो कि डबल बॉन्ड में ही एक ही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ट्रिपल बॉन्ड में भी एक ही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बट डबल पेयर वाले इलेक्ट्रॉन को, डबल बॉन्ड वाले पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को और सिंगल बॉन्ड वाले पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलेंगे सुपर पेयर। क्या बोलेंगे? सुपर पेयर। तो कहीं पे आपको सुपर पेयर लिखा दिख रहा है तो इसका मतलब आप समझना कि वेस्पर थ्योरी में ये बताया जा रहा है, भले ही वो दिख रहा है दो इलेक्ट्रॉन, बट वहां पे मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेजेंट। ठीक है ना। वेस्पर थ्योरी में एक असम्पशन लिया जाता है कि मल्टीपल बॉन्ड को ट्रीट करते हैं हम सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर के जैसा। ओके, सिंगल में भी एक ही पेयर, डबल में भी एक ही पेयर, ट्रिपल में भी एक ही पेयर, बट इनको हम बोलेंगे सुपर पेयर। ओके, तो ये तो चौथा है। पांचवा मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिपल्सन ऑर्डर। लोन पेयर कि सबसे ज्यादा रिपल्सन होती है। लोन पेयर और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो रहती है उसकी रिपल्सन सबसे ज्यादा होती है। फिर लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, and the least repulsion is in between bond pair, तो इसको जरा समझ लो कि मानो एक मॉलिक्यूल है कुछ ऐसा, उसमें लोन पेयर है, उसमें बॉन्ड पेयर भी है। तो लोन पेयर दो लोन पेयर के बीच में मैक्सिमम रिपल्सन होती है। ये जो दो लोन पेयर हैं उनके बीच में मैक्सिमम रिपल्सन होती है। वही इंटरमीडिएट रिपल्सन होगी लोन पेयर और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन के बीच में, और बॉन्ड पेयर में लीस्ट रिपल्सन होती है। ओके, ये ध्यान देना है। दो लोन पेयर है उनके बीच में मैक्सिमम रिपल्सन होता है, बहुत रिपल्सन होता है, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन में
इंटरमीडिएट रिपल्सन, और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन में सबसे लीस्ट रिपल्सन होता है। तो मुझे एक बात बताओ कि जब एक मॉलिक्यूल को आप ड्रॉ करोगे या एक मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करती है जो यूनिवर्स में, तो वहां पे लोन पेयर को मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखा गया होगा कि मिनिमम डिस्टेंस पे रखा गया होगा? मिनिमम सर मैक्सिमम डिस्टेंस। लोन पेयर को मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखा गया, लोन पेयर रिपल्सन मैक्सिमम, ठीक है, दिस वन इज मैक्सिमम रिपल्सन, समझ आया? ओके, तो हम लोग कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे इस केस को। एक्चुअली वेस्पर थ्योरी जो है ना, पूरा फंडा इसका टिका हुआ है कि आपको एक मॉलिक्यूल में रिपल्सन को मिनिमाइज करना है, एक मॉलिक्यूल में रिपल्सन को आपको मिनिमाइज करना है। ओके, तो आपके पास यदि सिचुएशन आया, फॉर एग्जांपल दो लोन पेयर हैं, दो बॉन्ड पेयर हैं, और एक लोन पेयर और बॉन्ड पेयर है, तो किसके डिस्टेंस को आप मैक्सिमम रखने का कोशिश करोगे? लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। लोन पेयर का मैक्सिमम रखने का कोशिश करो, फिर कोशिश करो कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर का कम करे, फिर बॉन्ड पेयर का कम करने का, डिपेंडिंग अपॉन मॉलिक्यूल। तो इसको जल्दी से आप लोग नोट डाउन करो, फिर कुछ एग्जांपल से हम लोग आइडिया क्लियर करेंगे। चलिए मिटा रहा हूं मैं इसको। कुछ एग्जांपल से मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। सपोज करो हमारे पास बेरिलियम क्लोराइड की मॉलिक्यूल है, तो बेरिलियम कितने क्लोरीन से बॉन्ड बना रहा है? दो क्लोरीन से बॉन्ड बना रहा है। दो क्लोरीन। तो बेरिलियम दो क्लोरीन से बॉन्ड बना रहा है। बेरिलियम की जो एटॉमिक नंबर है वो 4 होती है, तो लास्ट सेल में 2 और 2, जितने इलेक्ट्रॉन थे वो बॉन्ड में यूज हो गए। कोई लोन पेयर बेरिलियम पे होगा क्या? नहीं सर। नो सर। नहीं होगा। अब क्या कहानी है, यहाँ पे जो लोन पेयर ही बचा, सॉरी लोन पेयर बोल रहा हूँ, यहाँ पे तो सिर्फ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। अब देखो मैंने इन दोनों को ऐसे बनाया, आप मुझे एक बात बताओ, मैं मानो बेरिलियम क्लोराइड को ऐसे बनाता हूं, या मानो बेरिलियम क्लोराइड को मैं ऐसे बनाता हूं। ओके, ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, और ये 180 डिग्री। तो ये जो बॉन्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड पेयर में जो इलेक्ट्रॉन ही है, ये जो बॉन्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे कम डिस्टेंस पे है, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस पे है, यहाँ पे बहुत ज्यादा डिस्टेंस। तो किस केस में आपको लगता है कि बेरिलियम क्लोराइड सबसे ज्यादा स्टेबल होगा? सर पहले वाले में 180 वाले में। यहाँ पे क्योंकि हमने बॉन्ड पेयर को मैक्सिमम दूरी पे रखा है, यहाँ पे तो काफी क्लोज है, इसमें भी क्लोज है, तो ये काफी डिस्टेंस में है। तो बेरिलियम क्लोराइड की स्टेबिलिटी इस तरह एक्सप्लेन हो रही है कि जो दोनों बॉन्ड पेयर है ठीक 180 डिग्री पे लगे हुए हैं, वो ना ही 60 पे लग सकता है, ना ही 90 पे लग सकता है, ना ही 30 पे लग सकता है। तो आप लुईस स्ट्रक्चर इस तरह बना दोगे तो लुईस स्ट्रक्चर गलत नहीं, ये ठीक है लुईस स्ट्रक्चर, ये भी लुईस स्ट्रक्चर ठीक है, बट बेरिलियम क्लोराइड का जो सही स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह। ओके, आप देखो सपोज आपके पास BCl3 है, बोरोन ट्राइक्लोराइड,
या बोरोन ट्राइफ्लोराइड, कुछ भी नहीं। तो बोरोन के पास कितने होते हैं? 2 3 है ना, 5 होता है, लास्ट गेट में 3 होता है उसका। तो बोरोन को कितने बॉन्ड बनाने हैं यहाँ पे क्लोरीन के साथ? 3। 3 तो बोरोन क्या करता है, एक बॉन्ड अपने सर पे बनाया, एक यहां बनाया और एक यहां बनाया, ये एक ही प्लेन में बनाता है, एक ही प्लेन में। ऐसे सपोज करो 360 डिग्री, ओके 360, एक प्लेन में 360 डिग्री आती है। तो 360 को हम यदि 3 पार्ट में डिवाइड करें तो मैक्सिमम कितना कितना दूरी पे रख सकते हैं? 120 रख सकते हैं, है कि नहीं? 120 120 120। तो बोरोन ट्राइक्लोराइड में 3 बॉन्ड्स हैं, तो लोन पेयर 3 है। तो हमें क्या करना है, तीनों लोन पेयर, तीनों बॉन्ड पेयर को, एक बॉन्ड पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड पेयर। बोरोन ट्राइक्लोराइड में 3 बॉन्ड पेयर है, तो तीनों बॉन्ड पेयर को इस तरह रखना है कि वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे रह पाए। तो मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखने का तो उपाय यही बनता है कि 120 डिग्री पे आप तीनों को प्लेस करो। ओके, गॉट इट? जब 2 बॉन्ड्स हैं, ध्यान देखो, जब 2 बॉन्ड्स हैं तो आप 180 डिग्री पे रख रहे हो। जब 3 बॉन्ड है तो आप कितने पे रख रहे हो? 120 पे रख रहे हो। ओके, और ये एक प्लेन में है, दिस इज इन वन प्लेन। ओके, इसको आप कुछ इस तरह भी समझ सकते हो। सपोज करो आपके पास एक पेपर है, ठीक है, एक पेपर है, एक प्लेन में ही होता है, एक पेपर है, यहाँ बीच पे बोरोन रख दो, इस कोना पे एक क्लोरीन लगा दो, इस कोना पे एक क्लोरीन लगा दो और यहाँ पे एक क्लोरीन लगा दो। देखो तीनों मैक्सिमम डिस्टेंस पे है, गॉट इट? तो एक प्लेन में ही है, ये प्लेनर स्ट्रक्चर ही है। सपोज करो आपको अब PCl5 बनाना है, या समझ लो PCl5 से पहले हम CH4 ही बनाते हैं, मीथेन। तो मीथेन में 4 बॉन्ड बनाने, कार्बन के भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, चारों बॉन्ड में यूज हो जाएगा। जब आपको 4 बॉन्ड बनाने हैं तो ध्यान देना, देखो जितने एंगल्स लिख रहा हूं ये ध्यान देना है, सारे ज्योमेट्री बता रही है मॉलिक्यूल की कैसे है, क्योंकि हम लोग जूनियर क्लास में BCl3 को ऐसे भी बना देते हैं, पर BCl3 ऐसे नहीं रहेगा। आप समझ आए ना ऐसे क्यों रहेगा? क्योंकि उसको रिपल्सन मिनिमाइज करना है। यहाँ पे तो 90 डिग्री है, तो रिपल्सन बॉन्ड ये इलेक्ट्रॉन में ज्यादा होने लगेगा तो मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं रहेगा। मॉलिक्यूल अपने आप को स्टेबल करने के लिए इलेक्ट्रॉन पेयर को दूरी पे रखता है। ओके, मीथेन यदि 4 बॉन्ड बनाने हैं तो 4 बॉन्ड बनाने के लिए आपको 109.5 डिग्री पे सबको रखना पड़ता है। ओके, 109.5 डिग्री पे। इन डिटेल सबके बारे में हम लोग देखेंगे। पहले मतलब एक एग्जांपल से आपको क्लियर कर रहा हूं क्यों दूर कर रहा है ये, दूर इसलिए कर रहा है ताकि रिपल्सन मिनिमाइज है ना, नहीं तो मीथेन ऐसे भी काहे नहीं रह सकता क्योंकि 90 डिग्री पे रिपल्सन ज्यादा होगा। तो इसको 3 डायमेंशनल स्पेस में रख के हमने 109.5 डिग्री पे सारे बॉन्ड एंगल को रखा जहां पे रिपल्सन मिनिमम है, और रिपल्सन मिनिमम में तो अट्रैक्शन ज्यादा है तो मॉलिक्यूल स्टेबल है। ओके, अब मान लो एक पल के लिए कि 5 है, तो 5 को कैसे रखोगे? देखो सपोज करो PCl5 है 5, तो 5 को रखने में थोड़ा गड़बड़ है। 5 कैसे रखोगे? इस तरह देखो, मान लो एक पेपर ही मान लो, एक पेपर में एक P को बीच में रखो, सेंटर लेकर 3 को लगाओ एक प्लेन में, 3 को लगाया मैंने एक प्लेन में, जो 3 एक प्लेन में है वो कितने एंगल पे होंगे? 120 120 120 पे। अब बाकी 2 को क्या करना है? देखो जैसे कि ये मोबाइल ही है, इसको ऐसे समझो, जैसे कि मानो कि
मैंने एक लगा दिया यहाँ पे, कुछ नहीं दिखेगा इसमें, मानो 3 मैंने एक प्लेन पे लगा दिया, ठीक है ना, 3 एक प्लेन पे लगा दिया सेंट्रल एटम के साथ। चौथा मैं क्या करूंगा, ऊपर लगाऊंगा, ओके, चौथा मैं ऊपर लगाऊंगा और पांचवा भी ऐसे नीचे लगाऊंगा, ठीक है ना। तो 2 प्लेन के ऊपर नीचे रहे, अंडरस्टूड, 2 प्लेन के ऊपर, इट्स लाइक दिस, एक क्लोरीन यहां लगा दे, एक क्लोरीन यहां, ठीक है ना, सिंपल सा लॉजिक है, समझ रहे हो ना। जैसे कि एक प्लेन मान, दिस इज वन प्लेन, एक प्लेन में 3 है, चौथा कहां, ऊपर से, पांचवा नीचे से, समझ गए। तो इस तरह ये एंगल्स तो 90 डिग्री हो जाते हैं, बट दिस एंगल इज 120 डिग्री, ओके। और जो एक प्लेन में लगाते हैं दैट इज नोन एज इक्वेटोरियल, और जो ऊपर से लगा रहे हैं दे आर नोन एज एक्सियल बॉन्ड्स। ये ध्यान में रखना है, जो एक प्लेन में लगाए इन वन प्लेन इक्वेटोरियल, जहां पे 3 बॉन्ड्स बने हैं, ठीक है, एंड 2 एक्सियल बॉन्ड्स, एक प्लेन में जो तीनों है दैट इज इक्वेटोरियल बॉन्ड, और ऊपर से 2 एक्सियल बॉन्ड, ओके। तो 5 के साथ जब बॉन्ड बनाना है तो मिनिमाइज करने का यही तरीका है कि 3 को तो पहले एक प्लेन में लगा दो 120 डिग्री पे, और बाकी ऊपर से 90 डिग्री, ओके। तो ये कहानी। अब यदि 6 लगाने हैं, फॉर एग्जांपल SF6, तो 6 में रिपल्सन मिनिमाइज करने का तरीका है, देखो कुछ इस तरह बना, आप ले लो एक रेक्टेंगुलर ये, अब बीच में सेंट्रल एटम, सल्फर सेंट्रल एटम, एक बॉन्ड यहां लगा लिया, एक बॉन्ड यहां लगा लिया, एक यहां लगा लिया, एक यहां लगा लिया, ठीक है ना, 1 2 3 4, और एक ऊपर लगा लिया और एक नीचे लगा, ओके। तो यहां पे सारे 90 डिग्री, ऑल बॉन्ड एंगल्स आर 90 डिग्री, सारे बॉन्ड एंगल 90, सारे 90 डिग्री। तो कॉन्सेप्ट दिमाग में अब रखना है आपको, किस तरह, सुनो ध्यान से, कि जब 2 के बीच में 180 पे लगाओ, जब 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं 120 पे लगाओ, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर या बोले 4 बॉन्ड है तो 109.5 पे लगाओ, 5 है तो 3 इक्वेटोरियल में और 2 एक्सियल में लगाओ, और 6 है तो 4 एक प्लेन में और 2 ऊपर से लगाओ, एक ऊपर। समझ आई ये वाला रिपल्सन मिनिमाइज करने का ये तरीका है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में यदि रिपल्सन ज्यादा हो गया तो मॉलिक्यूल तो ब्रेक हो जाएगी, तो आपको रिपल्सन मिनिमाइज करना। तो यहाँ पे तो लोन पेयर है ही नहीं, सिर्फ बॉन्ड पेयर है, तो अभी तुम लोगों ने बॉन्ड पेयर के ही बारे में, तो इसको एक बार आइडिया रफली दिमाग में बैठा लो, 180 120 109.5 120 और 90 और ये सारे 90 दिमाग में रहेगा ये वाला। यस सर। हाँ, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है।